नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज़ और टोन सुन के आपको लगा होगा कि मैं ध्रुव राठी जो यूट्यूबर है फेमस, उसके स्टाइल से बात कर रहा हूँ। वो टी शर्ट पहन के आता है ना, नमस्कार दोस्तों, ये उसका टोन होता है। वैसे मैं ज़्यादा यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करता, देखता नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूबर ये आज के ज़माने का एक रिक्वायरमेंट है और नई जनरेशन है। इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग तरीके से अवेलेबल हुई है, तो ज़्यादातर प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, कुछ बीजेपी की साइड से, कुछ अपोजिशन वगैरह वगैरह। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरा ध्रुव राठी को पब्लिक अपील है मेरे साथ लाइव डिबेट करने का। ध्रुव राठी ने एक वो तो कई वीडियो डालता है एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड ही इज़ वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन। और बीच में उसके कुछ मैंने क्लिप्स देखे हैं। बंदे की शादी हुई है जर्मन लड़की से, ही इज़ एंजॉइंग द लाइफ एंड आई ब्लेस दिस कपल। और बंदे में दम है, कोई शक नहीं है। और इसकी जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, मुगल से लेकर तो पेटीएम तक, मोदी से लेकर तो राहुल तक, सब कुछ इस पर वो कमेंट करता है। अब ये उसने एक सब्जेक्ट को कोई वीडियो बनाया है कि क्या इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, क्या ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, वगैरह वगैरह। चूँकि ये शब्द जो है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ये मेरे बहुत कंसर्न की शब्द है। और डेमोक्रेसी ये तुम्हारा मेरा या ध्रुव राठी का सब्जेक्ट नहीं है, ये सबका सब्जेक्ट है और ये डैम सीरियस सब्जेक्ट है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि ध्रुव राठी, अब वो तो, मैं तो 58 साल का हूँ, वो तो कुछ 28-30 साल का होगा। अगर मैंने बच्चा पैदा किया होता, नहीं किया हमने जानबूझ के, हमने लोगों के बच्चों को प्यार दिया, 5 लाख बच्चों को माइंड का ट्रेनिंग दिया। लेकिन अगर मेरा बच्चा होता ध्रुव राठी की एज का होता तो वो मेरे बच्चे के एज का है। लेकिन आज के ज़माने में जो नई जनरेशन है अलग अलग मुद्दे को बात करती है। और अब क्या हुआ है कि एक ऐसा वर्ग बना है समाज में कि जिनको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आसान तरीके से समझाने का एक यूट्यूब सोशल मीडिया माध्यम बन गया है। और उसमें से लाखों लड़के, यंग जनरेशन सीख रही है अलग अलग तरीके से, और ये अच्छी बात है। नई जनरेशन कमेंट्स कर रही है, बहस कर रही है, डिबेट कर रही है, आर्गूमेंट्स कर रही है, ये अच्छी बात है। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट आता है उसके कुछ हैज़ार्डस इफेक्ट भी हुए हैं। जैसे मैंने कई बार कहा कि 90s के बाद जो एक गोल्डन पीरियड था इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल से बेनिफिट क्या हुए लोगों को, सोसाइटी को, ये तो एक अलग बात है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के प्रोपेगेंडा से कितना सोसाइटी को डैमेज हुआ, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है। हमारे देश में कोई ऑथेंटिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं है, राइट। तो वैसे सोशल मीडिया का क्या हैज़ार्डस इफेक्ट हो रहा है, उसका कोई सोशल साइंटिफिक डेटा स्टडी करने वाली इंस्टीट्यूशन हमारे देश में है ही नहीं। जो भी कुछ है वो एडिटर्स गिल्ड वगैरह, वो प्रेस वालों के इंटरेस्ट मेंटेन करने वाले हैं। प्रेस वालों की वजह से लोगों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद होती है, प्रेस वालों की वजह से लोगों पे क्या इफेक्ट होता है, इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक रिसर्च डेटा कंटिन्यू स्टडी करने लोग नहीं है। या तो टीआरपी के खिलाफ केस करने वाले, तो टीआरपी के बाजू से लड़ने वाले लोग हैं, और बाकी फिर सब कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह। तो अभी हमारा देश साइंटिफिकली थिंकिंग माइंडसेट का बनना बाकी है, हम उस प्रोसेस से जा रहे हैं। अभी आने वाली जो लोकसभा चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महाभारत है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और स्वाभाविक है कि अब जो एंटी मोदी है, या प्रो कांग्रेस है, या प्रो मोदी है, या प्रो बीजेपी है, या प्रो हिंदुत्ववादी है, ये सब होने वाला है। ये बहुत स्वाभाविक है। हम बड़े अजीब युग में जी रहे हैं कि मानवीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब कुछ विजुअल दिख रहा है, सब कुछ कंटेंट शेयर हो रहा है, सब कुछ कनेक्टेड है। ये इतिहास से पहली बार हो रहा है। और ये जो नई जनरेशन है उसको लगता है कि सब कुछ मोबाइल पे से एक्सेसिबल है, सब कुछ रियल लाइफ मोबाइल पे है। अब ये भ्रम जो है ये कभी ना कभी फूटेगा। कुछ लोगों का फूट चुका है कि जो भी कुछ मोबाइल में दिखता है या कुछ हम सुनते हैं, बिकॉज आवर सेंसेस आर ऑल्सो डिसेप्टिव, जो देख रहे हैं वो भी सही नहीं है। तो खैर सत्य क्या है वो भी अलग सब्जेक्ट है। तो हम ध्रुव राठी के इस जो वीडियो उसने बनाया है, तो पहली बात तो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में और मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, ये मेरा माइंड उस लेवल पे डेवलप हो चुका है। आई एम नॉट ए बायस पर्सन। अब बायस का मतलब क्या होता है, गूगल कर लीजिए प्लीज़। और बायस के अनेक तरह होते हैं, कॉग्निटिव बायस होता है। अब होता क्या है कि अब मैं जो मान लो मैं भास्कर जोशी और मुझे मोदी जी के साइड से एक वीडियो बनाना है,
तो कम से कम 100 रेफरेंस मैं ऐसे दिखा दूंगा कि जिसमें मोदी जी की मैं तारीफ कर सकता हूँ एज ए थर्ड पर्सन कि मोदी जी ने महान काम किया है। अगर मैंने तय कर लिया मेरे मन में कि नहीं मोदी जी को धोना है, बीजेपी को धोना है, तो मैं कम से कम 100 रेफरेंस ही 200 रेफरेंस निकाल सकता हूँ। तो जब एक बड़ा स्पैन होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 50 साल कांग्रेस के थे, 10 साल बीजेपी के है, जो भी है, और 10 साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के थे, तो कुल मिलाकर 55 साल कांग्रेस के डोमिनेंस, 10 साल बीजेपी के और 10 साल इंस्टेबिलिटी। अब कहीं से भी कोई भी रेफरेंस निकाल के किसी भी तरह का वीडियो बना सकते हो। सो फर्स्ट इज चॉइस, यू मेक ए चॉइस इन योर ब्रेन, दैट इज बायस। ध्रुव राठी का जो वीडियो है ना, ये 100% बायस वीडियो है, ये एंटी बीजेपी एंटी मोदी है, और इसीलिए मैं इसको रैशनल वीडियो नहीं मानता, इसको साइंटिफिक वीडियो नहीं मानता, इसको मैं एनालिटिकल वीडियो नहीं मानता, ये प्रोपेगेंडा वीडियो है ध्रुव राठी का। ठीक है, इम्पार्शियल वीडियो बनाना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी टफ टास्क। और मैं ऐसा क्यों रेटिंग दे रहा हूँ? हालांकि ध्रुव राठी का जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं आउट ऑफ 10 9 मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन जो कंटेंट है उसका, जो मेथोडोलॉजी है, जो उसका कंटेंट का जो गावा है, जो कोर है, उसको -10 दे रहा हूँ मैं। और ये रेटिंग कैसे तय कर रहा हूँ ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। ओके, और ध्रुव राठी एक ट्रैप में फंसा हुआ है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ध्रुव राठी को मैं ओपन चैलेंज क्यों कर रहा हूँ इसकी भी वजह बताने वाला हूँ। तो खैर हम आते हैं मुद्दे पे। ध्रुव राठी ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया में और रशिया में जो डिक्टेटरशिप है उस तरह की डिक्टेटरशिप अब आने वाली है। सो ही हैज गिवन ए काइंड ऑफ वर्डिक्ट, और एक फोरकास्ट होने दी है, और उसका कारण उन्होंने जो बताया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, लोग जेल में जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन, फिर नितिन गडकरी क्लेम्स, योगी के क्लेम्स, मोदी जी के क्लेम, पुलवामा अटैक के बाद सैनिक, इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने कम से कम 30-40 रेफरेंसेस दिए हैं। मैं उन सब रेफरेंसेस को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए राजीव गांधी का कार्यकाल सिर्फ 4.5 साल का था प्राइम मिनिस्टर का, मैं राजीव गांधी के कार्यकाल के 50 मुद्दे निकाल के आपको राजीव गांधी को पूरी तरह बदनाम कर सकता हूँ। और राजीव गांधी कितना लिबरल डिसेंट पर्सन था, उन्होंने जाफना में कार्रवाई करके कैसे हिंदुस्तान की अखंडता को बचाया, कैसे अपना बलिदान दिया, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। राजीव गांधी वॉज ए वेरी वेरी जेंटलमैन पर्सन, उन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाए, ये भी मैं बता सकता हूँ। अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ की बात करूंगा तो कांग्रेस के खिलाफ मैं बताऊंगा कि 1991 के इलेक्शन में राजीव गांधी मारे गए, इसलिए कांग्रेस जीती। उनकी हड्डियां और उनके ऐश लेके घूमते थे लोग, तो कांग्रेस ने कैसे एक्सप्लॉइट किया राजीव गांधी के डेथ को और फिर जीत गए। ये इलेक्शन का डेटा दिखाता है 91 की लोकसभा का। अगर मैं ये कहूँ कि एक 4 5 6 पैनलिस्ट हम लाते हैं, एक डॉक्टर रंगनाथन जिनके पास काफ़ी सारा डेटा होता है ठूस के बराबर, एक रवीश कुमार, एक अर्नब गोस्वामी, एक इधर के दो उधर के दो, इम्पार्शल, एक डेटा साइंटिस्ट वगैरह वगैरह, लेकिन 6 लोगों का पैनल बनाते हैं, उसमें मैं हूँ, ध्रुव राठी हूँ, और हम ये तय करते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप क्या कांग्रेस की अच्छी थी या मोदी की अच्छी थी। तो कांग्रेस के ज़माने में जो डिक्टेटरशिप के एविडेंसेस है वो अभी बाहर नहीं आए। अब रहा इंस्टीट्यूशन की बात, तो मैं आपको पहले बताता हूँ ध्रुव जी, देखिए ऐसा है कि इस देश में डेमोक्रेसी कभी थी ही नहीं। आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रेफरेंस दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक फाउंडेशन बनाया, और फाउंडेशन बनाते समय उनका ये एक एजम्पशन था कि चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, कम से कम बेसिक कुछ इंटीग्रिटी होगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, और मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नेहरू के खिलाफ नहीं हूँ, और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है फॉर्चुनेटली। मैंने एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस चारों का टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म सहन करके 20 साल मेरे बर्बाद करके मैं उनके साथ लड़ा हूँ और जीता हूँ, और फिर भी मैं उनको हेट्रेट नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने उनको प्रेयर की और शक्ति की। तो ध्रुव ऐसा है कि डेमोक्रेसी में नेता की जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी 10 या 15% है, 80-90% जो जिम्मेदारी पब्लिक की ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये फॉर द पीपल बाय द पीपल है। हम जब किसी को चुन के देते हैं और वो गलत काम कर रहा है तो उसको मॉनिटर करना, 5 साल डेमोक्रेसी को मॉनिटर करना, उसका असेसमेंट करना और उसके हिसाब से उसको वोट देना, ये पब्लिक की मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड है। जिस देश की बहुसंख्य जनता धर्म और जात पे वोटिंग कर रही है तो वहां तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो डेमोक्रेसी दी है, जो घटना दी है, उसका तो सबसे पहले पालन कांग्रेस ने नहीं किया। अब आप ये कह रहे हो कि बहुत अत्याचार हो रहा है बीजेपी के काल में, चलो मान लेते हैं, कुछ सबूत दिख रहे हैं, और पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, तो परसेप्शन तो है।
लेकिन सर आज हम मोबाइल की दुनिया में है, स्क्रीन डेमोक्रेसी की दुनिया में है, इसलिए हमको चीज़ें दिख रही है, समझ में आ रही है, डेटा दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर जो अत्याचार हुए, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी के अंदर तो अलग ही बात हुई है। और इंदिरा गांधी जब 69 में आई तो सबसे पहले उसने कांग्रेस को खत्म किया। मैं इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, इंदिरा गांधी एक महान स्त्री थी, महान प्राइम मिनिस्टर थी। मैं आपको डिक्टेटरशिप के एंगल से बता रहा हूँ। कांग्रेस में महात्मा गांधी की भी डिक्टेटरशिप थी, अगर हम देखा जाए तो उन्होंने किसी को वो आगे बढ़ने नहीं दिया, फिर आप उसको महात्मा गांधी कैसे कहेंगे? ऐसा नहीं है। उस टाइम महात्मा गांधी के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि किसी तरह हम आज़ाद करें देश को, तो उनको कुछ लोगों की आवाज़ बंद करनी पड़े। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनको जाना पड़ा। ऐसे कई किस्से हैं। तो डिक्टेटर का आपने जो फेस डाला है मोदी का थंबनेल यूट्यूब के ऊपर, महात्मा गांधी को डिक्टेटर मानने वाले लोग हैं, मोदी को मनमोहन सिंह को भी डिक्टेटर। अभी मैं आपको इसके ऊपर आ रहा हूँ, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के ऊपर, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि इस देश में संजय राउत, केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, ऐसे 10-15 नाम आपने लिए कि अगर ये बीजेपी में चले आएंगे तो ये भी धुतले दूर हो जाएगी, इनकी भी पाप धुल जाएंगे। सर पहली बात तो ये है कि आपका ये कहना है क्या कि लालू प्रसाद यादव बिहार में डिक्टेटर नहीं थे? क्या आपका ऐसा कहना है कि फारूक अब्दुल्ला जब 2-2.5 लाख हिंदू को भगाया गया धर्म के नाम पे, तब वो डिक्टेटर नहीं थे? वो तो सिंगापुर में साइकिल पे घूम रहे थे, एक भी एफआईआर नहीं हुआ। गुजरात के अंदर आप बोलते हो कि मुसलमानों के बारे में, गुजरात में 1980s में वापी में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गई थी तो ट्रक भर के फूलों से मुसलमानों की गुंडों ने, गुनहगारों ने उनका स्वागत किया था। बाद में फिर हिंदुत्ववादियों ने टेक ओवर किया। केरला में कई कई आरएसएस के लोग मौत के घाट उतारे गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी डिक्टेटर नहीं, ऐसा आपका कहना है क्या? मुलायम सिंह यादव ने जब शरीफ को किनारे पे कार से को गोली मारी तब डिक्टेटर नहीं थे वो। आखिर डिक्टेटर होता क्या है? आप कह रहे हो कि नॉर्थ कोरिया का आदमी डिक्टेटर है। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या आपने कहा कि वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। फिर आपने कहा ईवीएम मशीन मिले कहीं पर। फिर आपने जिक्र किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं दी मोदी ने। भाई मोदी जब सत्ता में आए तो सोशल मीडिया आ चुका था, सो ही इज एबल टू कम्युनिकेट, एज ही इज अ बेस्ट कम्युनिकेटर, ही इज एबल टू कम्युनिकेट टू पीपल। उनकी तुलना मनमोहन सिंह से नहीं हो सकती, क्योंकि मनमोहन सिंह इज नॉट ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज नॉट ए पार्टी बॉस। मनमोहन सिंह के नाम पे वोटिंग नहीं हुई है। गुजरात के दंगों के बाद 2 साल में मुलायम सिंह, लालू यादव, इन लोगों ने मुसलमान सेंटिमेंट्स को भड़का के यूपीए की सरकार लाई है, इसमें कोई अभी दोहराई नहीं है। और उसके बाद जो है 2004 के बाद 2014 तक सोनिया गांधी वॉज द बॉस। तो सोनिया गांधी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मैंने खुद ने राहुल गांधी की 2 बार जान बचाने की कोशिश की। एक 98 के इलेक्शन में, तब सोनिया गांधी ने मेरे को थैंक यू कहा है वाया वी जॉर्ज। और 2006 के 30 अक्टूबर जब मैंने दूसरी बार जान मारने की कोशिश की तो मेरा घर बर्बाद कर दिया यूपी के ऊपर। आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, मैं पॉलिटिकल टेररिज्म की बात कर रहा हूँ। और मैंने चारों पार्टी का पॉलिटिकल टेररिज्म देखा है। क्या आप ये कह रहे हो कि शिवसेना का कोई पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं था, डिक्टेटरशिप ही थी? भाई बाला साहब ठाकरे तो डेमोक्रेसी मानते ही नहीं थे, करुणानिधि। अब कितने उदाहरण दूं आपको मैं? ये आम आदमी पार्टी के जो अभी लोग हैं, ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान का अकेला नागरिक हूँ जिसने खुद की सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है। एक भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नेता नहीं है। अन्ना हजारे भी नहीं है। अन्ना हजारे की उनके गांव में डिक्टेटरशिप कैसे चलती है पता है आपको? मैंने अन्ना हजारे के खिलाफ ओपोजिशन किया तो अन्ना हजारे मंदिर के अंदर जाके छुप के बैठे थे। मैंने 10 बार उद्धव ठाकरे को कॉन्टेक्ट किया, वो अभी तक मुझे मिले नहीं है। शरद पवार साहब को मैं मानता हूँ, शरद पवार साहब भी डिक्टेटर थे, लेकिन शरद पवार मिलते हैं, शरद पवार बात सुनते हैं। सबसे बड़ा ग्रेटनेस ये है, आज तक मुझे सोनिया गांधी नहीं मिली है, बहुत कोशिश की मैंने। क्या आप मेरी बात करवा सकते हो उनसे? मैं उनके डिक्टेटरशिप, उनके यूपीए के काल में क्या टेरर एक्टिविटीज़ हुई मैं आपको बताऊँगा। ये हमारा जो फंडामेंटल बात है ना, पहली बात ध्रुव समझो कि हमारे देश में जो है ना डेमोक्रेसी है ही नहीं। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन सीबीआई जो भी है, भाई 1980s में बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि जिस दिन इनकम टैक्स की रेट पड़ने शुरू हो जाएंगे समझ लो इलेक्शन आ गया है। कांग्रेस ने यही किया है। उनका स्टाइल अलग था, स्कोप अलग था, उस वक्त के हालात अलग थे। अब हालात बदल गए, पॉपुलेशन बदल गई है, फाइनेंस के बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी आई है। तो जो कांग्रेस कर रही थी वही बीजेपी कर रही है।
कुछ फर्क नहीं है। एज ए यूट्यूबर अब तुम ट्रैप में फंसे हो। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बता रहा ध्रुव, यू आर प्लेइंग फॉर द गैलरी, मतलब आपका एक ग्राहक बन गया है और डिमांड और सप्लाई का गणित आपको भी लागू हो गया है। अब आपको समझ में आ गया है कि माहौल ऐसा है कि एंटी मोदी, और हर काल में इंदिरा गांधी के काल में एंटी इंदिरा था, तो जब भी कोई माहौल बनता है उसको एक्सप्लॉइट करते लोग। आज भी 65 करोड़ वोट में से 40 करोड़ बीजेपी के और 25 करोड़ एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदुत्ववाद है वोट है, 10-12 करोड़ कांग्रेस के हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये जो माहौल है, जो स्पेस है, इसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इनकी डिमांड को आप पूरा कर रहे हो क्योंकि इनको कंटेंट चाहिए। और कांग्रेस ने 10 साल में, मैं 10 लोग मुझे पूछते हैं कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया। मेरा तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि 10 साल में ऑपोजिशन ने क्या किया। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, ये तो मैं सवाल पूछने वाला नहीं हूँ इस इलेक्शन में। मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ कि 10 साल में ऑपोजिशन ने क्या किया, बताइए मुझे। और ये कहना कि हर नेता के पीछे ईडी सीबीआई लगी इसलिए वो जा रहे हैं, सर ऐसा नहीं है। कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग पीछे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन ये लोग डरपोक नहीं है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार डरपोक लोग नहीं है। हो क्या रहा है ध्रुव कि 90s से लेकर अब तक पूरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक तो मिडिल क्लास नया बन गया है, टेक्नोलॉजी ग्लोबल। दूसरा क्या हुआ है कि लोग सेक्युलरिज्म की तरफ से हिंदुत्व की तरफ बढ़े हैं। इसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मोदी, बीजेपी, वाजपेयी का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक्चुअली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बीजेपी बड़ी बनी है। इट्स नॉट अदर वे राउंड। मोदी जी को भगवान मानने वाले लोग हैं, शरद पवार को भी महाराष्ट्र में भगवान मानने वाले लोग हैं, बाला साहब ठाकरे को भगवान मानने वाले लोग हैं, सोनिया को महान नेता रानी मानने वाले लोग हैं। ये लोगों की श्रद्धा के विषय होते हैं। लोग अपने अपनी बात करते हैं, उसमें क्लिप डाल के उसका क्या फायदा है। ऐसे तो मैं आपको 100 क्लिप दूंगा। फिर मोदी जी का जो अब प्रेस की बात करते हैं, मीडिया की, उन्होंने कहा एनडीटीवी वगैरह आप ये दे रहे हो। सर 2002 में जो दंगे हुए गुजरात में, उसके बाद 12 साल 2014 तक मीडिया के लोगों ने, खास करके एनडीटीवी, राजनीति सरदेसाई, बाकी के लोगों ने जो टॉर्चर किया है मोदी को और जो डिफेम किया है, उतना टॉर्चर डिफेम किया शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के मामले में हुआ। 92 के जो राइट्स हुए 93 की, क्या उतना टॉर्चर, उतना डिफेम शरद पवार को हुआ? 92 के अंदर जो मुसलमान को मारे शिवसेना ने, क्या उतना टॉर्चर मीडिया ने बाला साहब ठाकरे को किया जो श्री कृष्ण कमीशन में है? 3000 सिख मारे गए दिल्ली में, क्या राजीव गांधी को उतना मीडिया में टॉर्चर किया? नहीं। मोदी को पूरे दुनिया में बदनाम किया, उनको मारने की कोशिश हुई, उसको जस्टिफाई किया गया इशरत जहां के केस में। ऐसे कई चीज़ें हैं मोदी जी के खिलाफ जो मीडिया ने की है, जो इतने घिनौनी है, इतनी खतरनाक, इतनी, मतलब उसको मैं कुछ कह नहीं सकता। वो अभी मोदी जी ने कहे नहीं है। अभी बीजेपी ने अपने हथियार निकाले नहीं। 1947 से 87 तक, हिंदुत्ववाद की वेव आने तक, जो हिंदुत्ववादी लोगों के जो घर बर्बाद हुए, कई लोगों को मारा गया, भगाया गया, बर्बाद किया, कितने सन्यासी, कितने आश्रम जो छल कपट हुए, ध्रुव, उसका तुमको पता नहीं है। और अब ये चीज़ें बाहर नहीं आई हैं। अगर ये आएंगी तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव का नाम नहीं खराब होगा, देश का नाम खराब होगा। मामला ये है कि हमको करना क्या है, हमको लोगों को जिम्मेदारी सिखानी है। हमारे देश की ट्रेजेडी हुई है ध्रुव कि लोग हक की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं करते। अब आपने कहा कि खेती करने, शेतकरी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, माहौल हो रहा है लड़ाई का वगैरह वगैरह, एमएसपी वगैरह। सर ऐसे कई चीज़ें हुई है। जब शरद पवार सीएम थे तो 105 गोवारी मारे गए, क्या उसके लिए शरद पवार जिम्मेदार है? जब मोरारजी देसाई पीएम थे तो महाराष्ट्र मुक्ति आंदोलन जो स्वातंत्र, उसमें 105 हुतात्मे हुए। ये जो चीज़ें होती है ना, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक पर्सपेक्ट होता है। कई चीज़ों के पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, कई चीज़ों के पीछे टाइमिंग होता है, कई जगह हालात होते हैं। हर चीज़ का डिक्टेटरशिप से संबंध नहीं होता है। और डिक्टेटरशिप होती क्या है, ये पहले आप एक्सप्लेन करो ना। देखो ध्रुव, ये कैसा है ना, आपको पहले ना साइंटिफिक थिंकिंग आप में लानी पड़ेगी। यू आर ए कट पेस्ट यूट्यूबर। हाँ, इधर उधर की जमा करके चीज़ें ठीक से प्रेजेंट करते हो आप, और इसमें आपकी स्किल हाई लेवल की, ये मानना पड़ेगा। आई सैल्यूट फॉर इट। मैंने सुना कि आपके कई सारे मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, कई सारे लोग आपके ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट यू आर डूइंग ए फेक प्रोपेगेंडा, यू आर मिसलीडिंग पीपल, यू आर चीटिंग पीपल।
मैं ये अनसाइंटिफिक, मतलब ये अनसाइंटिफिक है, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी कैरेक्टर असैसिनेशन, मैं आपके खिलाफ हूँ भी नहीं। आपकी दुविधा ये हो गई है कि अब आप ट्रैप में फंस गए हो, अब आपको एंटी मोदी स्टैंड से आप बाहर नहीं हट सकते। आपने डे वन से इम्पार्शियल स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन इम्पार्शियल स्टैंड जो लेगा इस देश में, उसको कोई लॉबी सपोर्ट नहीं करती है। आपको क्या लगता है कि मैं 1000 वीडियो नहीं बना सकता? मेरे वीडियो को कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, ना अपोजिशन वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं, ना हिंदुत्व सपोर्ट करते हैं, और मुझे उनका सपोर्ट चाहिए भी नहीं। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत धमाका कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू इम्प्लाई, व्हाट इज द स्टैंड। तो इसमें क्या होता है ना, मीडिया में क्या होता है आपको पता नहीं है। बड़े बड़े एडिटर, कुमार केतकर, ये गोयंका, इनकी एक लाइन होती है, उसको एडिटर्स लाइन बोलते हैं। ये पहले एक लाइन देते हैं कि हाँ मोदी के खिलाफ हमको लाइन नहीं दी, हाँ सोनिया के खिलाफ हमको लाइन नहीं दी। तो ये जो है, ये फिर अपने अपने हिसाब से लाइन चेंज करते रहते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? समझ रहे हो मेरी बात को? इस देश में पहले डेमोक्रेसी थी ही नहीं, और प्रमोद महाजन ने बहुत अच्छी तरह कहा है, इंडियन डेमोक्रेसी ऑफ मतलब डबल एफ, बाय मतलब बाय बाय पीपल, एंड फॉर मतलब फॉर द पीपल। तो इंडिया में डेमोक्रेसी थी ही नहीं। इसका कारण यह है कि डेमोक्रेसी जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको दी, उसको नर्चर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है कॉमन मैन को। पॉलिटिकल पार्टी का काम है अवेयरनेस करना, वो उन्होंने किया नहीं है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। Ultimately, the responsibility comes to the common man desk. The buck stops at your table. मैं कॉमन मैन इस देश का डेमोक्रेसी की हालत के लिए जिम्मेदार है। मैं इस पर लाइव डिबेट करने को आपको तैयार हूँ। मैं मोदी को जिम्मेदार मानता हूँ 10%, मैं सोनिया गांधी को 10% जिम्मेदार मानता हूँ, लेकिन 90% जिम्मेदारी लोगों की है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करना ये लोगों का काम है। पुलिस वालों को करप्ट किसने किया? लोगों ने किया। न्यायालय को करप्ट किया, हर संस्था को पॉलिटिकल लोगों ने करप्ट किया, और उसकी करप्शन के बाद लोगों ने इसके सामने झुक गए। मैं किसी नेता के सामने झुका नहीं। मेरे घर बर्बाद हो गए, मेरे पे हमले हुए, खून हुए, भेक, सब कुछ हुआ मेरे साथ। मैं तो 5 फुट 3 इंच का दुबला पतला आदमी हूँ। तुम तो कितनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे हो, मेरा तो सब कुछ उजाड़ा गया। फिर भी मैंने किसी का मत्सर नहीं, द्वेष नहीं किया, किसी का हेट्रेड नहीं किया, किसी के खिलाफ इस तरह से बात ही नहीं की। मैं खुद मेरी लड़ाई लड़ा, 20 साल मेरी जिंदगी गए। ये डेमोक्रेसी को बढ़ाना, टिकाना एक बहुत सेक्रीफाइस का काम है। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, ऐसा हम मानते हैं, चलो मान लेते हैं उसको, हालांकि वहाँ लॉबी वालों की डेमोक्रेसी है, चलो मान लेते हैं, फिर भी डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी के लिए 200 साल वो लोग लड़े हैं। एक एक झाड़ अगर कट रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ी है, एक एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई लड़ी है। हमारे देश के अंदर लोग इमीडिएट पॉलिटिकल लोगों के, गुंडों के फोन आने के बाद तो उसके सामने लाचार हो जाते हैं। जो सोसाइटी नेता के सामने लाचार हो रही है, वो डेमोक्रेसी के हक की नहीं है, वो हकदार हो ही नहीं सकती। इस देश में नागरिक बहुत कम है। इस देश में डेमोक्रेसी कुछ 0.5% वगैरह कहीं होगी, जहां लोग लड़ते हैं, जहां सेक्रीफाइस करते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनमें हिम्मत है, गट्स है, तो फिर मेरा तो ओपन चैलेंज है आपको कि ममता बनर्जी के लोगों से लेकर तो सब जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने मोदी जी को कहना चाहिए कि एसआईटी स्थापन करो सुप्रीम कोर्ट के अंडर, हम सब हमारे डॉक्यूमेंट देते हैं, 1 महीने में लाइव हेयरिंग करो, या तो हमको जेल भेजो या तो हमको बरी करो। है चैलेंज करेंगे एक्सेप्ट जो मैंने किया है? नहीं। डेमोक्रेसी में यू हैव टू स्टैंड टू प्रूव इट योर इंटीग्रिटी। जो लोग बीजेपी को लाचार हो रहे हैं और जो लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो आपका कहना है कि आप डिक्टेटरशिप को नहीं लड़ते हो, झूठ। आप जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हो, क्योंकि आपने एक आसान तरीका ढूंढा है कि मोदी जी को धो और पॉपुलैरिटी ले लो और यूट्यूब पे जमा कर लो पैसा, कल आज न कल अपने को विदेश में जाना है। मुझे पता है आज न कल तुम विदेश में जाओगे, क्योंकि आप ये इलेक्शन के बाद मोदी आए या कोई भी आए, आप सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ इंटरनेशनल लॉबीज क्या कर रही है इंडिया के लिए, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है भी। एक टेक्नोलॉजिकल एग्रेशन हो रहा है इंडिया में। मैं बीजेपी की लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ थिंकिंग का आदमी हूँ, मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मुझे मेरी बुद्धि है, समझ रहे मेरी बात को। ये लड़ाई बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें पब्लिक को समझाना है हमको
कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी में राइट्स बाद में आते हैं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब मैं आपको, आप मुझे चैलेंज करो, मोदी जी आने के बाद डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसे हुई है और मोदी जी डिक्टेटर कैसे नहीं है, ये मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूँ। चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप, और आपके चैनल के ऊपर लाइव करेंगे, ओपन चैलेंज है। आपने कहा पुलवामा अटैक, मैंने सत्यपाल मलिक को चैलेंज किया था, क्योंकि पुलवामा का अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को। उसके 5 दिन पहले मैंने डिक्लेयर किया था कि 300 जगह मिलेगी बीजेपी को, तब तो अटैक हुआ नहीं था। 2004 में कांग्रेस जीतेगी, यूपीए जीतेगी, मैंने कहा था। मैंने गुजरात के इलेक्शन, गुजरात के दंगों का कोई जिक्र नहीं किया था। सर ऐसा है ना कि आप ना कोई रिस्क नहीं लेते हो, और अगर आप दूसरा, तो वो मैंने एक देखा है कि तुम्हारा जो टोन है या तुम्हारा जो बात करने का ढंग है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं तुमको डर है, कहीं ना कहीं तुमको ट्रोलिंग हो रही है, धमकी आ रही है। अब यहाँ आपका चैलेंज है, और आपने ये भी कहा कि मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है। सर यूट्यूब से आपको पैसा मिल रहा है, और आपने वो जॉर्ज ऑरवेल की बात की। सर 1984 का एनिमल फार्म का जॉर्ज ऑरवेल का कंसेप्ट आउटडेट हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है सर। अब टेक्नोलॉजी इज मेकिंग ह्यूमन स्लेव्स। अब कोई नेता आपको स्लेव नहीं बनाएगा, टेक्नोलॉजी के हम स्लेव बन चुके हैं, बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकिंग ओवर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रेस। अब जॉर्ज ऑरवेल का क्या रेफरेंस दे रहे हो सर, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि अच्छा बुक है, हिंदी में है, और उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सर रशिया में पुतिन डिक्टेटर क्यों बना? आप अमेरिका को मानते हो डेमोक्रेसी है, 10 साल इराक के अंदर केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन को मारा गया और ये हुआ। 10 साल के बाद क्या मिला? 20 साल हो गया अभी इराक का ओके बर्बादी, और 10 साल पूरा इराक राख हो गया। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? रशिया को भिखारी बनाया अमेरिका ने, उसमें से पुतिन खड़ा हुआ है। कई सारे दुनिया के अंदर डिक्टेटर अमेरिका ने बनाए, और अमेरिका ने डिक्टेटर को मारा है। जियाउल हक ले लीजिए, क्या मोदी डिक्टेटर है? मैं नहीं मानता, क्योंकि वो डिक्टेटर है तो फिर उसके सिम्टम्स क्या है, उसका केस स्टडी क्या है? मोदी जी है, इस समाज के अंदर क्या हुआ है हमारे ध्रुव, देखो तुम, डिक्टेटर कई तरीके के होते हैं। एक होता है बेनिवोलेंट डिक्टेटर, जो बालासाहेब ठाकरे थे। बालासाहेब ठाकरे क्या बोलते थे कि जनहितासाठी, मतलब लोगों के कल्याण के लिए मैं हुकुमशाह हूं। वो डेमोक्रेसी मानती नहीं थी, और वो पब्लिक के खिलाफ नहीं थे, वो बेनिवोलेंट डिक्टेटर थे। बेनिवोलेंट मतलब लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी। बाला साहब ने जो खाब देखा था ना, वो मोदी जी कर रहे हैं, तो इसीलिए हिंदुत्ववादी लोग जो है ना, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और हुआ क्या है ना ध्रुव, 40% अब लगभग मिडिल क्लास बन गया है। और मिडिल क्लास ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों में हो रहा है, हायर क्लास, सब जगह मिडिल क्लास बना है, गाँव से लेकर तक। ये मिडिल क्लास को 3 चीज़ें चाहिए: सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ। तो वो मोदी को रिफ्लेक्ट करते हैं, दे सी द मोदी इन देयर मिरर। ये जो आपने क्लिप दिखाई ना एक औरत की, कि वो महिला की, कि हाँ मोदी को पति मानते हैं, दोस्त अपना देवता मान, ये ना एक रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड है लोगों का। लोगों को मनमोहन सिंह वीक लगे, क्यों? क्योंकि सब कुछ कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था, और सोनिया गांधी की अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं थी। सारी जिम्मेदारी अधिकार मोदी के पास है, और मोदी की ही जिम्मेदारी है। और ये वॉशिंग मशीन, कपड़े वगैरह की बात कर रहे हो आप, सब कपड़े गंदे किसने किए? मोदी जी ने तो नहीं किए ना, कपड़े तो गंदे कांग्रेस के लोगों ने, बाकी जो लोगों ने किए। अब बीजेपी अगर धोने का काम कर रही है, तो वो तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए बीजेपी को। हाँ, कोई तो धुलाई कर रहा है। हाँ, जो लोक कल्याणकारी काम मोदी जी ने किया है, वो कांग्रेस ने क्यों नहीं किए? अच्छा ये छोड़ो, कांग्रेस की कई अच्छी योजनाएं, वो भी छोड़ो, कम्युनिस्टों की अलग अलग राज्यों की अच्छी योजना मोदी जी ने एग्जीक्यूट की है। अब उसके ऊपर कैसे बोलेंगे आप? और ध्रुव एक बात होता है, हम जो बात करते हैं ना फ्रीडम, जैसे अब न्यूज़ लॉन्ड्री की बात की, मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के ऊपर 2 वीडियो बनाए थे आपने, आप देख लीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। देखिए जर्नलिस्ट जो लोग होते हैं ना, और जो फ्रीडम की बात होती है ना, फ्रीडम सिर्फ बोलने का नहीं होता है, फ्रीडम हम जो बोल रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने का होता है। आप ये बात को समझ रहे हो? फ्रीडम सिर्फ बोलने का नहीं होता है, फ्रीडम जो है हम जो कह रहे हैं
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। और फ्रीडम इज नॉट फ्री, इट्स ऑलवेज कॉस्टली अफेयर। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि हर पल हमको कीमत चुकानी पड़ती है, हमको रूल फॉलो करने पड़ते हैं, कानून फॉलो करने पड़ते हैं, और इस देश के लोगों को ये नहीं चाहिए। फिर वो क्या करते हैं कि सोनिया गांधी डिक्टेटर है, मनमोहन सिंह ने ऐसा किया, शरद पवार ने ऐसा किया, मोदी ने ऐसा किया, दे ऑलवेज ब्लेम अदर, और यू प्ले विद देयर गैलरी। हालांकि अपने को ये देखना है कि भाई मैं अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ ट्रैफिक के, मैं पानी बर्बाद कर रहा हूँ, बिजली चोरी कर रहा हूँ, मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ, तो इसकी मोदी की क्या जिम्मेदारी है? इसमें मोदी डिक्टेटर रहने का क्या सवाल है? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और जीएसटी आया तो संजय राउत हमारे जो पत्रकार है उन्होंने कहा ये मोदी जी तो जनता को चोर समझ रहे हैं। तो एक नाना पाटेकर का डायलॉग था, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। हम खुद चोरी कर रहे हैं जीएसटी में, टैक्स में, सब जगह। गरीब से गरीब आदमी भी बोगस सर्विस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको नीचे से ऊपर तक पहले लोगों को सिखाना पड़ेगा कि सिटीजन होता क्या है। 17 साल 11 महीने 12 घंटे बज गए, केक काटा और बस मोमबत्ती बुझा दी, बन गया सिटीजन 18 साल का। ऐसे नहीं बनता है सिटीजन। सिटीजन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सिटीजन को जिम्मेदारी सिखानी पड़ती है कि अब तेरे को कल से गाड़ी कैसे चलानी है, कल से तो कंज्यूमर है, बिलिंग कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टैक्स क्या होता है। हमारे यहाँ एक जमावड़ा बन गया है 100 से 125 करोड़ का, और ऐसे लोगों के लिए ऐसा बेनिवोलेंट डिक्टेटर ही चाहिए। मैं मोदी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने भी यही किया है। अब आते हैं सैनिकों का अपमान वगैरह। 1971 का जब वॉर जीता इंदिरा गांधी ने, तो देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया। तो क्या 1971 का वॉर का बेनिफिट नहीं मिला इंदिरा गांधी को? जो नेता निर्णय लेता है उसकी जिम्मेदारी होती है, फायदा भी उसको होता है, तोटा भी उसको होता है। तो इन सब चीज़ों को एक कॉन्टेक्स्ट में रख के आप बताइए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पॉपुलर नहीं होंगे, आपको लाइक्स नहीं मिलेंगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? और मुझे ना मोदी जी से लेना है ना आपसे लेना है, मुझे तो पब्लिक को समझाना है कि भाइयों बहनों, जिम्मेदारी मोदी जी की 10% है, कांग्रेस की 10% है, राहुल की 5% है। राहुल पे वैसे भी कोई जिम्मेदारी नहीं है और खुद लेता भी नहीं कोई जिम्मेदारी। सीएम जो हो गए राज्यों की, उनकी 10-15%, लेकिन अल्टीमेटली जवाबदारी हमारी नागरिकों की ही है। अगर नेता कुछ गलती करता है तो दुरुस्त हमको ही करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमको बचानी है। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल इज नागरिक, सिटीजन। पॉलिटिकल पार्टी फंडामेंटल नहीं है, वो आएगी जाएगी, वो संवर्ष हो जाएगी, डिवोजॉल्व हो जाएगी, नेता गायब हो जाएंगी। ध्रुव, समझे आप मेरी बात को? चलो ध्रुव, मेरे ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों को भी, आप हस्बैंड वाइफ को दोनों को भी, आपका यूट्यूब चैनल को आपको। लेकिन ध्यान में रखना, इस तरह के वीडियो बनाने से पहले एक साइंटिफिक थिंकिंग करो। दूसरी बात, मेरा लाइव चैलेंज ओपन करो, एक्सेप्ट करो। मैं आपके साथ डिक्टेटरशिप, सिटीजनशिप और खास करके अगर आपको मोदी जी की ऊपर बात करनी है तो मैं आपका लाइव चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी का माइंड क्या है, एनालिसिस करूँगा। चलो है, फिर वाजपेयी, अडवाणी, अब हम बात करेंगे, बहुत पीछे पीछे जाएंगे, फिर सोनिया गांधी की बात करेंगे। एक्सेप्ट चैलेंज? I'm your well-wisher, man. I'm not your opposition. Okay? So, be on touch.